निकल जाओ मेरे घर से। ये मेरे बाप का दिया हुआ घर है और साथ में अपने औलाद को भी लेकर जाओ। तुमसे तो शादी मैंने वास्तु के वजह से की थी। ऐसे तुम जैसे भिखारी को कौन पूछता। पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। राघव एक बेहद सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला नौजवान था, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी कद काठी और शारीरिक बनावट एकदम वैसी ही थी जैसी एक अनुशासित और पेशेवर इंसान की होनी चाहिए, जो उसे भीड़ में भी एक अलग पहचान देती थी। वो एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत था, जहां उसकी मासिक आय 80 से 90 हजार रुपए के बीच थी, जिसे एक सामान्य जीवन जीने के लिए काफी अच्छी रकम माना जाता है। राघव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसके पास एक बेहद दुर्लभ और उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लाइसेंस था, जो आमतौर पर सिर्फ बड़े बड़े साइबर विशेषज्ञों और दिग्गज इंजीनियर्स को ही प्राप्त होता है। हालांकि विडंबना ये थी कि वो जिस कंपनी में फिलहाल काम कर रहा था, वहां उस एडवांस लाइसेंस की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं थी, जिसके कारण उसे उसके कौशल के अनुरूप न तो बड़ा पद मिल पा रहा था और न ही कोई भारी भरकम पैकेज। फिर भी राघव अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहता था। लेकिन नियति ने उसके इस शांत जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान लाने की पटकथा पहले से ही लिख रखी थी। राघव की शादी एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित राजघराने जैसी हैसियत रखने वाले परिवार में हुई, लेकिन इस बेमेल शादी के पीछे कोई प्यार या रोमांस नहीं था, बल्कि एक गहरा स्वार्थ और अंधविश्वास छिपा हुआ था। उस रईस परिवार की इकलौती बेटी की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था, जिसके अनुसार उसके पहले पति की अकाल मृत्यु तय थी या फिर उसे जीवन भर के लिए दरिद्रता का श्राप झेलना पड़ता। उनके पारिवारिक ज्योतिषी ने एक उपाय सुझाया था कि लड़की की पहली शादी किसी ऐसे मध्यम वर्गीय और विशिष्ट ग्रह नक्षत्र वाले लड़के से कराई जाए, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण हो, ताकि शादी के कुछ समय बाद उसे तलाक देकर उस दोष से मुक्ति पाई जा सके। राघव की कुंडली उस लड़की से हूबहू मेल खा गई और उस अमीर परिवार ने अपने रुतबे और मीठी बातों के जाल में फंसाकर राघव के परिवार को इस शादी के लिए राजी कर लिया। राघव ने भी यही सोचा कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान हो रही है, इसलिए उसने बिना किसी प्रेम भावना के सिर्फ एक पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर उस लड़की के साथ 7 फेरे ले लिए। शादी के मंडप में बैठने से लेकर विदाई तक राघव को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि वह एक पवित्र रिश्ते में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र के बीच धकेला जा चुका है। शादी के तुरंत बाद राघव के स्वाभिमान को कुचलने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उसे अपने घर में रहने के बजाय अपनी पत्नी के साथ उस राजघराने द्वारा दी गई एक विशाल और आलीशान हवेली में शिफ्ट होना पड़ा। यह हवेली इतनी बड़ी थी कि राघव का पूरा मध्यम वर्गीय परिवार इसके एक छोटे से हिस्से में समा सकता था, लेकिन यह ऐशो आराम राघव के लिए किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे राघव को एहसास होने लगा कि इस घर में उसकी हैसियत एक पति की नहीं, बल्कि एक मुफ्तखोर मेहमान या नौकर जैसी है। उसकी पत्नी उसे अक्सर नीचा दिखाते हुए कहती कि वह जो कुछ भी खा पहन रहा है, वह सब उसके पिता की मेहरबानी और उनके पैसों का नतीजा है और राघव की खुद की कोई औकात नहीं है। 80-90 हजार रुपए की वह सैलरी, जिस पर राघव को कभी गर्व हुआ करता था, उस करोड़ों के साम्राज्य के सामने सच में चिल्लर जैसी प्रतीत होती थी और इस बात का ताना उसे दिन रात सुनना पड़ता था। राघव का वह बेशकीमती सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी उनके लिए मजाक का विषय बन गया था, क्योंकि उनका मानना था कि जिस डिग्री या कागज से करोड़ों रुपए न आए, वह रद्दी के भाव का होता है। इस हवेली की 4 दीवारी के अंदर राघव का जीवन एक मानसिक प्रताड़ना का केंद्र बन चुका था, जहां उसकी पत्नी के अलावा उसका साला भी उसके अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ता था। राघव का साला पूरी तरह से अपनी बहन के इशारों पर नाचने वाला एक घमंडी रईस जादा था, जो अक्सर बिना किसी कारण के राघव को नीचा दिखाने के लिए हवेली में आ धमकता था। जब भी डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जाता, वह साला व्यंग कसते हुए कहता कि
जीजा जी, ऐसे शाही पकवान तो आपने अपने उस झोपड़पट्टी वाले घर में कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। लड़की के माता पिता, जिन्हें राघव ने अपने सगे भगवान की तरह सम्मान दिया था, वे भी हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेते और राघव को ही ताना मारते कि उसे तो उनके टुकड़ों पर पलने की आदत पड़ गई है। हर छोटी छोटी बात पर, चाहे वह राघव के कपड़े पहनने का ढंग हो या उसका काम पर जाना, उसे बार बार डिवोर्स की धमकियां दी जाती थी ताकि वो हमेशा डर के साए में और उनकी गुलामी में रहे। राघव सब कुछ चुपचाप सहता रहा क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत और एक बार जुड़ चुके रिश्ते को समाज में तमाशा नहीं बनने देना चाहता था। इसी दमघोंटू माहौल के बीच राघव की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने आरव रखा, जिसके आने से राघव को लगा कि शायद अब उनके रिश्ते में सुधार आ जाएगा। आरव के जन्म के बाद राघव के कंधों पर पिता होने की जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। बच्चे के डायपर से लेकर उसके महंगे खिलौनों तक का सारा खर्च ससुराल वालों की तरफ से आता था, जो आर्थिक रूप से तो एक बड़ी मदद थी, लेकिन इसके बदले में राघव को अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता था। जब भी राघव अपने बेटे के लिए अपनी कमाई से कुछ भी साधारण सी चीज लेकर आता, तो उसकी पत्नी उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती और कहती कि उसका बेटा कोई सड़क छाप नहीं है जो इन सस्ती चीजों से खेलेगा। फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिलने के बावजूद राघव की आत्मा हर दिन घुटती थी, क्योंकि वह अपने ही बेटे के सामने एक लाचार और नकारा पिता साबित किया जा रहा था। उसे यह ताना रोज सुनना पड़ता था कि अगर उसके ससुराल वाले न हों तो वह अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं करवा सकता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राघव को इस बात का स्पष्ट अनुभव होने लगा था कि उसकी पत्नी का लगाव न तो उसमें है और न ही उस घर में, बल्कि उसका चक्कर बाहर किसी और शख्स के साथ चल रहा है। कई बार रात के अंधेरे में राघव ने अपनी पत्नी को फोन पर किसी से फुसफुसाते और हंसते हुए बात करते पकड़ा था, और जब वह इस बारे में पूछता तो उसे बदतमीजी से चुप करा दिया जाता। राघव जानता था कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई और आ चुका है, लेकिन अपने मासूम बेटे आरव का चेहरा देखकर वह हर बार अपने होठों को सिल लेता था ताकि बच्चे के सिर से माँ का साया न उठे। वह इस झूठी और खोखली शादी को सिर्फ इसलिए ढो रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आरव को उस दर्द से गुजरना पड़े जो टूटे हुए परिवारों के बच्चों को अक्सर सहना पड़ता है। लेकिन उसकी पत्नी की नजरों में राघव अब उस पुराने फर्नीचर की तरह हो गया था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वह बस एक सही मौके की तलाश में थी ताकि वह राघव को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंक सके। उसका अफेयर इतना गहरा हो चुका था कि अब वह खुलेआम राघव को नजरअंदाज करने लगी थी और बात बात पर उसे घर से निकाल देने की धमकियां देने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा आरव 5 साल का हो गया, जो अब स्कूल जाने लायक बड़ा हो चुका था और अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आरव के स्कूल एडमिशन को लेकर घर में फिर से एक बड़ा क्लेश शुरू हो गया। पत्नी का कहना था कि बच्चा शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ेगा, जिसकी फीस राघव की सालाना कमाई से भी ज्यादा थी। जब राघव ने इसका विरोध करते हुए एक अच्छे लेकिन साधारण स्कूल का प्रस्ताव रखा, तो उसकी पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया और उसे सरेआम जलील करते हुए कहा, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरे बेटे को पालने की। उसने फिर से अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि राघव एक असफल इंसान है जो न अपनी पत्नी को ऐशो आराम दे सकता है और न ही अपने बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वह उस शाही जीवन का खर्चा नहीं उठा सकता तो वह अपने बच्चे को वहीं छोड़ दे और चुपचाप उसे तलाक देकर इस हवेली से दफा हो जाए। राघव के लिए यह स्थिति असहनीय होती जा रही थी, लेकिन वह फिर भी अपने बेटे के प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करते हुए किसी तरह हालात को संभालने की कोशिश कर रहा था। पत्नी की साजिशें अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं और वह किसी भी कीमत पर राघव से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और नाटकीय चाल चलने की तैयारी कर रही थी। एक दिन जब घर में सब लोग अपने अपने कमरों में थे, वह अचानक किचन में गई
और उसने खुद ही अपने दुपट्टे के एक सिरे को आग लगा ली और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर राघव दौड़ता हुआ किचन में पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। तभी घर के बाकी नौकर और उसका साला भी वहां आ गए और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग नजारा देखा। पत्नी ने रोते हुए और नाटक करते हुए सब पर यह जाहिर किया कि राघव ने उसे दहेज और पैसों के लालच में जिंदा जलाने की कोशिश की है ताकि वह उसे रास्ते से हटा सके। यह एक ऐसा भयानक आरोप था जिसने राघव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। वो बार बार सफाई देता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसका साला, जो पहले से ही इस साजिश का हिस्सा मालूम पड़ता था, उसने बिना एक पल गमाए पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि उनकी बहन की हत्या का प्रयास किया गया है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस आलीशान हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी और पुलिस वाले सीधे किचन में दाखिल हुए जहां वो झूठा नाटक रचा गया था। पुलिस ने आते ही राघव को डांटना डपटना शुरू कर दिया और बिना उसकी कोई बात सुने उसे कॉलर से पकड़कर हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोप में तुरंत अरेस्ट कर लिया। राघव ने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस वाले उस रईस परिवार के प्रभाव में थे और उन्होंने राघव की एक नहीं सुनी। तब राघव ने हार मानते हुए पुलिस वालों से बस एक ही विनती की कि उसे अपनी पत्नी से अकेले में एक किनारे ले जाकर सिर्फ 1 मिनट बात करने की मोहलत दी जाए। पुलिस वालों ने उसे इजाजत दे दी और राघव अपनी पत्नी को कमरे के एक कोने में ले गया जहां उसने सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या ड्रामा है? तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। पत्नी ने अपनी झूठी आंसुओं को पोंछते हुए बेहद ठंडे और क्रूर स्वर में कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे तलाक चाहिए। मुझे अभी इसी वक्त डिवोर्स दे दो और मैं पुलिस से कहकर यह सारा केस वापस ले लूंगी। राघव समझ चुका था कि अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बची है और इस जहरीली औरत के साथ रहकर वह अपना जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही बर्बाद कर लेगा। उसने बिना कोई और बहस किए पत्नी की शर्त मान ली और वे दोनों वापस पुलिस के सामने आ गए, जहां पत्नी ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि यह बस एक हादसा था। उसने पुलिस को बताया कि आग गलती से गैस स्टोव से लग गई थी और राघव तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे लोग परेशान न हों और यह मामला यहीं खत्म करें। पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि यह अमीर लोगों का कोई आपसी विवाद था, इसलिए वे चेतावनी देकर और माफीनामा लिखवाकर वहां से चले गए। पुलिस के जाते ही साले ने पहले से तैयार किए गए डिवोर्स के कागजात राघव के मुंह पर दे मारे और कहा कि चुपचाप इस पर साइन करो और हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाओ। राघव ने अपने कांपते हाथों से उस टूटे हुए रिश्ते के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने 5 साल के मासूम बेटे आरव को इस जहरीले माहौल में नहीं छोड़ेगा। राघव ने अपने सूटकेस में चंद कपड़े डाले और आरव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा, तो उसकी पत्नी ने व्यंग कसते हुए कहा, क्या कर रहे हो? इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे पास तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाकर हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। पीछे से उसे धक्के मारकर हवेली का लोहे का बड़ा गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राघव का दुख सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसकी शादी टूट गई थी, बल्कि नियति ने उसी हफ्ते उसे एक और बहुत बड़ा झटका दिया था, जिससे उसकी पूरी कमर टूट चुकी थी। जिस कंपनी में वह काम करता था, वह अचानक कुछ तकनीकी और आर्थिक समस्याएं आ गई थीं, जिसके कारण कंपनी ने बड़े पैमाने पर छटनी की थी और राघव को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब स्थिति यह थी कि राघव के पास न तो वह 80,000 की नौकरी थी, न रहने के लिए कोई घर था और न ही जेब में कोई बड़ा बैंक बैलेंस, क्योंकि वह अब तक सिर्फ दूसरों के रहमो करम पर जी रहा था। सड़क पर तपती धूप में वह अपने बेटे को गोद में लिए हुए भटक रहा था और उसका मासूम बेटा भूख प्यास से तड़पते हुए बार बार अपनी माँ को याद करके रो रहा था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद आरव भूख से पूरी तरह बेहाल हो चुका था
और उसने रोते हुए कहा, पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। राघव की जेबें पूरी तरह से खाली थीं, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक गोलगप्पे वाले ठेले पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद वह अपनी घड़ी गिरवी रखकर बेटे को कुछ खिला सके। वह आरव को लेकर उस ठेले के पास गया और गोलगप्पे वाले से कुछ खाने को मांगने ही वाला था कि तभी वहां एक चमचमाती हुई करोड़ों की लग्जरी कार आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक बहुत ही रईस और सूट बूट पहना हुआ शख्स बाहर निकला, जिसका रुतबा किसी 5 स्टार होटल के वीआईपी जैसा लग रहा था, और उसने आकर ठेले वाले से एक प्लेट गुपचुप लगाने को कहा। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगे कि इतना बड़ा आदमी सड़क किनारे गोलगप्पे क्यों खाने आया है, लेकिन उस शख्स का असली मकसद गोलगप्पे खाना नहीं बल्कि राघव को जलील करना था। उसने ठेले वाले से तेज आवाज में कहा, ये गुपचुप मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा, बल्कि मैंने सुना है कि भिखारियों को दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। उस रईस शख्स ने अपना हाथ राघव और उसके बेटे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सामने जो ये बाप बेटे भिखारी के रूप में बैठे हैं, ये खाना इन्हीं दोनों भिखारियों को दे दो, कम से कम आज रात भूखे तो नहीं मरेंगे। ये सुनते ही राघव का खून खौल उठा। गरीबी और लाचारी अपनी जगह थी, लेकिन इस तरह का सरेआम अपमान उसकी बर्दाश्त से पूरी तरह बाहर हो चुका था। राघव ने तुरंत उठकर उस शख्स का कॉलर पकड़ लिया और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई कि वो अपनी हद पार कर रहा है और उसे तमीज से बात करनी चाहिए। तभी उस रईस आदमी ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, मुझे पहचानने में गलती कर दी तुमने राघव, मैं वही शख्स हूं जो तुम्हारी पत्नी का बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे इस डिवोर्स को प्लान करने का मेन मास्टरमाइंड मैं ही हूं। उसने आगे जहर उगलते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हारी उसी ससुराल की हवेली में तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ डिनर करने जा रहा हूं और डिनर के बाद उसके साथ रात की रंगीनियां मनाऊंगा और तुम सड़क पर धक्के खाने के अलावा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये घिनौनी बात सुनते ही राघव के अंदर का सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा और उसने बिना सोचे समझे उस शख्स के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिसके बाद दोनों में भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। वो रईस शख्स शारीरिक रूप से कमजोर था, इसलिए राघव ने उसे सड़क पर बुरी तरह पीट दिया, लेकिन उस शख्स ने तुरंत अपना फोन निकालकर राघव की पत्नी और उसके घरवालों को कॉल कर दिया। कुछ ही मिनटों में हवेली से राघव का साला, उसके ससुर और कई बाउंसर गाड़ियां लेकर वहां पहुंच गए और उन सब ने मिलकर अकेले राघव को सड़क पर बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। आरव सड़क किनारे खड़ा जोर जोर से रो रहा था और अपने पिता को बचाने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उन जालिमों के दिल में उस मासूम के लिए भी कोई दया नहीं बची थी। तमाशा इतना बढ़ गया कि किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना पूरी बात जाने उस रईस शख्स की शिकायत पर राघव को मारपीट के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राघव को जब पुलिस अपनी जीप में घसीट कर ले जाने लगी तो उसने हाथ जोड़कर उस पुलिस वाले और अपनी एक्स वाइफ, जो अब वहां आ चुकी थी, से मिन्नतें करना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि उसे चाहे जितनी सजा दे दो, लेकिन उसका बेटा अभी बहुत छोटा और भूखा है, वो पूरी रात सड़क पर अकेला कैसे रहेगा, इसलिए बस एक रात के लिए आरव को अपने साथ रख लो। राघव की इस दयनीय स्थिति को देखकर और पुलिस के सामने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उस औरत ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ हवेली ले जाने के लिए राजी हो गई। राघव को पूरी रात हवालात की उस ठंडी और बदबूदार कोठरी में गुजारनी पड़ी, जहां हर एक पल उसे अपनी बर्बादी, अपने अपमान और अपने बेटे की याद में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। अगली सुबह जब राघव को पुलिस ने हिदायत देकर रिहा किया तो वो सीधे अपने बेटे को वापस लाने के लिए उसी हवेली की तरफ दौड़ पड़ा, जहां उसके जीवन का सबसे कड़वा सच उसका इंतजार कर रहा था। जब वो हवेली के अंदर गया तो उसने खिड़की से देखा कि उसकी एक्स वाइफ उसी बॉयफ्रेंड के साथ बाहों में बाहें डाले सो रही है। ये नजारा देखकर राघव के अंदर का बचा खुचा मोह भी हमेशा के लिए भस्म हो गया और उसने अपने बेटे को उठाया और बिना पीछे मुड़े उस शहर से हमेशा के लिए निकल गया। कुछ हफ्तों के कड़े संघर्ष और सड़कों की ठोकरें खाने के बाद
राघव ने अपने और अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए अपनी पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू के लिए आवेदन किया था और आज उसके इंटरव्यू का दिन था, जिसके लिए उसने किसी तरह एक साफ सुथरी शर्ट का इंतजाम किया था। रास्ते में बस स्टैंड से उसने कंपनी तक जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा रोका, लेकिन तभी सूट पहने हुए एक बेहद प्रभावशाली और खूबसूरत महिला भी उसी ऑटो में बैठने के लिए आ गई, क्योंकि उसकी अपनी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो गई थी। ऑटो में जगह कम थी और दोनों को एक ही दिशा में जाना था, इसलिए दोनों के बीच बैठने की जगह और किराए को लेकर थोड़ी सी नोक झोंक और बहस हो गई। महिला का रवैया थोड़ा सख्त और आदेश देने वाला था, जबकि राघव भी अपने स्वाभिमान पर चोट खाया हुआ इंसान था, इसलिए उसने भी उस महिला को करारा जवाब दे दिया। सफर भर दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और बिना कोई और बात किए उस विशाल आईटी कंपनी की बिल्डिंग के सामने उतर गए, जहां दोनों को एक ही दरवाजे से अंदर जाना था। राघव जब इंटरव्यू के लिए रिसेप्शन पर पहुंचा और इंतजार करने लगा, तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ ऑटो में झगड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस पूरी कंपनी की मालकिन लेडी बॉस है। राघव मन ही मन घबरा गया कि अब तो उसे ये नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी ऑफिस के मुख्य फ्लोर पर एक बहुत बड़ा हंगामा और चीख पुकार मच गई। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक घमंडी सीनियर मैनेजर जिसका नाम सुमित था, वे सभी उस लेडी बॉस को सरेआम बेइज्जत कर रहे थे और उस पर डेटा चोरी करने का संगीन आरोप लगा रहे थे। सुमित चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लेडी बॉस ने कंपनी के सबसे गोपनीय डेटा को प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को बेच दिया है और उसके कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर होने के पक्के सबूत भी सर्वर पर मौजूद हैं। दरअसल सुमित खुद कंपनी का बॉस बनने की ख्वाहिश रखता था और उसने ही लेडी बॉस के सिस्टम को हैक करके यह सारा झूठा जाल बुना था, ताकि उसे पद से हटाकर जेल भेजा जा सके और कंपनी पर उसका कब्जा हो जाए। लेडी बॉस की आंखों में आंसू थे और वह सबसे कह रही थी कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन सुमित के द्वारा बनाए गए डिजिटल सबूतों के सामने उसकी कोई भी दलील काम नहीं आ रही थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ राघव आगे आया और उसने तेज आवाज में कहा कि वह साबित कर सकता है कि यह डेटा किसने चुराया है और असली चोर कौन है। सुमित ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू कौन है बे सड़क छाप? यहाँ क्या अपनी गरीबी का रोना रोने आया है? तू क्या खाक डेटा चेक करेगा? तब राघव ने शांति से अपना वह अति विशिष्ट और दुर्लभ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लाइसेंस सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सुमित और वहां मौजूद अन्य आईटी विशेषज्ञों के होश उड़ गए, क्योंकि वह लाइसेंस सिर्फ टॉप एथिकल हैकर्स के पास ही होता है। लेडी बॉस ने बिना कोई समय गवाए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राघव को तुरंत ऑथराइज किया और आदेश दिया कि जब तक राघव इस पूरे सिस्टम को चेक नहीं कर लेता, तब तक कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। राघव ने तुरंत मेन सर्वर सिस्टम पर बैठकर अपने उस खास लाइसेंस और कोडिंग की मदद से डिजिटल फुटप्रिंट्स को रिवर्स ट्रैक करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सबकी सांसें अटकी हुई थीं। मात्र 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद राघव ने प्रोजेक्टर की बड़ी स्क्रीन पर सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने साबित कर दिया कि डेटा लेडी बॉस के सिस्टम से नहीं, बल्कि सुमित के गुप्त आईपी एड्रेस और उसके पर्सनल लैपटॉप से ट्रांसफर किया गया था। यह सच सामने आते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो व्यक्ति कुछ देर पहले कंपनी का मालिक बनने के सपने देख रहा था, वह अब सबके सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा था। पुलिस को फौरन बुलाया गया और सुमित को रंगे हाथों डेटा चोरी और कॉरपोरेट फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिससे कंपनी एक बहुत बड़े नुकसान से बच गई। लेडी बॉस राघव की इस असाधारण प्रतिभा, ईमानदारी और मुश्किल वक्त में उसके खड़े रहने के साहस से इतनी प्रभावित हुई कि उसने राघव को नौकरी नहीं, बल्कि अपनी कंपनी में एक प्रमुख पार्टनर का पद ऑफर कर दिया। समय के साथ उन दोनों के बीच काम करते करते गहरा प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली और राघव उसी मल्टीनेशनल कंपनी का मुख्य मालिक बन गया। और सबसे बड़ी जीत का दिन तो तब आया जब कुछ सालों बाद
सड़क पर आ चुकी उसकी धोखेबाज एक्स वाइफ का सीवी उसी राघव की डेस्क पर एक छोटी सी नौकरी की भीख मांगने के लिए रखा